हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम टू फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। दिस इज आशु और आज हम डिस्कस करेंगे 15 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर। तो यार यहाँ पे आप देख रहे हो दो बेस्ट इमेजेस, लेकिन आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। आपकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और साथ ही साथ जो है वो आपने सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं। तो गाइस एक चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि हमारी एप्लीकेशन के बारे में। हमारी एप्लीकेशन का नाम है करियर्स क्लाउड। आप इसको डाउनलोड कर लें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम डाउनलोड करना है, क्योंकि ये आपकी प्रेपरेशन को बहुत ज़्यादा इनहेंस करेगा। और भी अपने फ्रेंड्स को बताएं, अपने रिलेटिव्स को बताएं कि यार जो भी तैयारी कर रहा है इस एप्लीकेशन का आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, इस वीडियो के नीचे जो है वो लिंक गिवन है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही डाउनलोड करोगे तो आपने अपनी ईमेल आईडी के थ्रू जो है वो इसको लॉग इन कर लेना है। जैसे ही लॉग इन करोगे, आप क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करोगे तो 1 साल की या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो आप क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो। यार दोनों का प्राइस बहुत ज्यादा कम है, एक बार चेक करें, मेरे कहने पे चेक करोगे तो आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा और आप खुद सोचोगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन यार आप इसको परचेज क्यों करोगे, मतलब कम प्राइस पे भी चाहे दे रहे हैं लेकिन क्यों परचेज करोगे, क्योंकि इसमें हम आपको दे रहे हैं डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में आपको 3 तरह के सेक्शंस मिलेंगे, जिसमें एक सेक्शन जो होगा वो बेसिकली किससे रिलेटेड होगा, डिटेल्ड करंट अफेयर ऑफ पर्टिकुलर डे। एक सेक्शन होगा जिसमें हम आपको पूरे दिन का करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में देंगे। एक होगा दोस्तों क्विज सेक्शन, जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो और देख सकते हो कि उस दिन का करंट अफेयर आपको पढ़ के कितना याद रहता है और कितना और रिवाइज करने की जरूरत है। नेक्स्ट होगा वीकली सेक्शन। वीकली सेक्शन में भी हम आपको 3 सेक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें एक सेक्शन में वीकली करंट अफेयर होगा पूरा डिटेल में, एक में हम क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे उस हफ्ते के, और साथ ही साथ एक होगा क्विज सेक्शन, जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर देके चेक कर सकते हो कि कितना वीकली करंट अफेयर आपको याद रहता है। नेक्स्ट होगा दोस्तों मंथली सेक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और मंथली सेक्शन जो है वो हम आपको अलग अलग तरह की पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो स्टडी पीडीएफ। स्टडी पीडीएफ का मतलब है कि इसमें हम आपको पूरे महीने का डिटेल्ड करंट अफेयर जो है वो प्रोवाइड करते हैं और इसको आप बहुत ही अच्छे से पूरी डिटेल्ड फॉर्म में जो है वो पढ़ सकते हो। नेक्स्ट होगा दोस्तों क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन, मतलब जो डिटेल्ड करंट अफेयर होगा वो क्वेश्चन एंड आंसर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और उसको अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आप इजीली रिवाइज कर सकते हो। फिर होगा टॉप 100, मतलब बेस्ट 100 करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, ताकि एग्जाम से पहले आप इसको बार बार रिवाइज कर सको। एक होगा पॉकेट पीडीएफ, थ्योरेटिकल फॉर्म में 1-2 लाइंस में करंट अफेयर आपको मिलेगा, जो कि आप अपनी एग्जाम से पहले क्विकली जो है वो क्वेश्चन आंसर को रिवाइज कर सकते हो। तो गाइस ये हो गया डेली, वीकली और मंथली सेक्शन। लेकिन आपकी प्रिपरेशन को और आगे बढ़ाने के लिए हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ पीडीएफ्स ऐसी जिससे आपकी प्रिपरेशन और भी इंप्रूव हो जाएगी। हम आपको दे रहे हैं ये 20 तरह की अलग अलग टॉपिक वाइज पीडीएफ, जो कि आपकी प्रिपरेशन को और भी बेहतर करेगी। जैसे कि आप अपने एग्जाम से पहले पर्टिकुलर अगर किसी टॉपिक को रिवाइज करना चाहते हो तो आप यहां से क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। जैसे कि एप्स और वेब पोर्टल, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर, ये सारे टॉपिक वाइज आप रिवाइज कर सकते हो। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और जो बच्चे बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यार, उनके लिए हम 2 तरह के अलग से सेक्शन देते हैं, जिसमें आपको डिटेल्ड बैंकिंग और इकोनॉमी का करंट अफेयर मिलेगा और क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी आपको करंट अफेयर मिलेगा। और इसमें आपको एक क्विज में मिल रहा है, जिसमें आप अपनी एप्लीकेशन के ऊपर जाएंगे और वहां पे आपको इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यार कितना मुझे करंट अफेयर याद रहता है। एक होगा दोस्तों एग्जाम पीडीएफ, जिसमें हम हर महीने करंट अफेयर्स को इकट्ठा करते जा रहे हैं और आपको एग्जाम से पहले एक पीडीएफ पढ़नी है और कुछ भी नहीं पढ़ना, कोई अलग अलग पीडीएफ नहीं पढ़नी। इस पीडीएफ के थ्रू आप पूरे साल के करंट अफेयर जो है वो रिवाइज कर सकते हो। अभी 3 महीने में तो 3 महीने का कंबाइन हो चुका है। नेक्स्ट होगा स्पेशल करंट अफेयर, जिसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपको मिलेगा। इसमें आपको डिटेल्ड और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलेंगे बजट और इकोनॉमिक सर्वे के, और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों स्टेट करंट अफेयर। स्टेट करंट अफेयर का यहां पे मतलब है कि आपके अगर एग्जाम जो है, चाहे वो स्टेट पीएससी है, चाहे कोई भी स्टेट का एग्जाम है, तो आपको स्टेट करंट अफेयर की जरूरत पड़ेगी। तो हम आपको इसमें स्टेट करंट अफेयर भी प्रोवाइड कर रहे हैं और हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम को स्टेट लेवल पे भी और एनहेंस करेगा। तो गाइज इसके लिए कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं है, ये सारी चीजें एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर आती हैं। तो आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है और ईमेल के थ्रू आपने लॉग इन कर लेना है। जैसे ही लॉग इन करेंगे आप क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करेंगे और 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं, जिसका प्राइस दोस्तों बहुत ही कम है। एक बार चेक जरूर करें और आप खुद हैरान हो जाएंगे कितने कम प्राइस पे हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके ऊपर भी आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप इस कोड को यूज करेंगे H10 को, तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट जरूर मिलेगा। तो गाइस हम स्टार्ट कर रहे हैं एक करंट अफेयर
15 अप्रैल 2021 का। तो यार मेरी सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो को लाइक जरूर करना, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, 700 प्लस लाइक्स चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ताकि जो आपकी सपोर्ट है उसका हमें पता लग सके कि यार आप लोग बहुत ही अच्छे से जो है वो हमें सपोर्ट कर रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और उसमें पहला क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट बैग द टॉप पोजीशन एट द नेशनल लेवल फॉर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो यार यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, वो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये योजना कब स्टार्ट हुई थी इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, और इसमें 2 अवार्ड्स दोस्तों दिए गए हैं। एक तो डिस्ट्रिक्ट को अवार्ड मिला है, एक स्टेट को भी अवार्ड मिला है। तो सारी स्टेट्स और यूटी में जिस डिस्ट्रिक्ट ने अवार्ड जीता है दोस्तों, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, वो है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। याद कर लेना है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को ये अवार्ड मिल चुका है डिस्ट्रिक्ट वाइज। उन्होंने पूरे साल मतलब 2020-21 के अंदर 560 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 560 किलोमीटर की जो रोड्स हैं वो नई कंस्ट्रक्ट की हैं, और इसीलिए उनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। लेकिन आपने याद रखना है ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है उधमपुर। लेकिन दोस्तों अगर आपको स्टेट वाइज पूछा जाए तो उसके लिए भी हमने एक अलग से क्वेश्चन तैयार किया है, विच स्टेट बैग द फर्स्ट प्लेस अमंग द ऑल स्टेट्स और यूटीज फॉर डेवलपिंग द हाईएस्ट रोड लेंथ अंडर द फाइनेंशियल 2020-21। तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के अंदर वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट ने जो है वो अपनी सड़क का निर्माण जो है वो किया है। इसमें टॉप 30 डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो दोस्तों निकाला जाता है, लेकिन फिलहाल जो है वो कौन सी स्टेट को निकाला गया है, डिस्ट्रिक्ट को तो हमने कर लिया, स्टेट है दोस्तों इसमें छत्तीसगढ़। फर्स्ट रैंक जो है वो दोस्तों किसका, छत्तीसगढ़ का। दूसरा रैंक जो है वो उत्तराखंड का है। तीसरा रैंक जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का है। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को याद कर लेना है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में। ये जो योजना है दोस्तों, ये 2000 एग्जैक्ट ईयर 2000 में इसको स्टार्ट किया गया था 25 दिसंबर को, क्योंकि 25 दिसंबर को जन्मदिन होता है दोस्तों किसका, प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी का। और एग्जैक्ट 2000 में तो अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे। तो उन्होंने स्कीम को स्टार्ट किया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हमने जो गांव जहां पे सड़क का निर्माण जो है वो नहीं है, जो कनेक्टेड नहीं है, हमने वहां पे हर तरह के वेदर के अनुसार, हर तरह के वातावरण के अनुसार वहां पे रोड का निर्माण करना है। और इसको चलाने वाली जो अथॉरिटी थी वो दोस्तों कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इस स्कीम को चलाना था, स्टेट गवर्नमेंट्स की सहायता से इसको चलाना था। और इसमें जो है वो जब इसको स्टार्ट किया गया तो इसको अलग अलग फेसिस से जो है वो स्टार्ट किया गया। तो 3 फेजेस में इसको स्टार्ट किया गया। पहला फेज जो है वो दोस्तों 2000 में स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये स्कीम ही 2000 में लॉन्च हुई है। दूसरा फेज जो दोस्तों स्टार्ट हुआ है वो 2013 में स्टार्ट किया गया। 2013 में इसको स्टार्ट कर दिया, 2019 में खत्म हो गया। तीसरा फेज जो है वो दोस्तों 2019-20 में स्टार्ट किया गया, और इसकी डेडलाइन क्या है, 2024-25 तक इसको कंप्लीट करना है। मतलब तीसरा फेज आपने जरूर याद रखना है 2019-20 से 2024-5। और इसमें दोस्तों टारगेट क्या है कि 1,25,000 किलोमीटर की जो है वो रोड्स बनानी है स्टेट्स के अंदर। और इसमें जो फंडिंग होगी दोस्तों वो 60:40 होगी, मतलब 60 सेंट्रल गवर्नमेंट, 40 जो है वो किसका होगा, स्टेट गवर्नमेंट का। और गाइस इसमें याद रखना है कि अगर वो हिमालयन स्टेट्स हैं या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं तो फंडिंग जो है वो 90:10 होगी। 90 जो है वो सेंटर की होगी, 10 जो है वो किसकी होगी, स्टेट गवर्नमेंट की होगी। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है, जितनी भी मैंने बताई हैं। सिर्फ 1-2 पॉइंट है जो आपने बहुत ही इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं। एक तो क्वेश्चन तो आपने याद रखना है, एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 फेजेज में स्टार्ट किया गया, 2000 में स्टार्ट किया गया, अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरफ से स्टार्ट किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और स्टेट मिलकर चलाती है। कितना टारगेट है फेज 3 का, 2019-20 से लेकर 24-25 तक कंप्लीट करना है। 1,25,000 किलोमीटर की जो लेंथ है उसको कवर करना है। और इसमें फंडिंग जो है वो आप याद रखोगे, और ये आपको किसी भी एग्जाम में जो है वो क्या आ सकती है, काम आ सकती है। इस चीज को दोस्तों आपने याद रखना ही रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सी चीजें हो चुकी हैं। अब यहां पे देख सकते हो, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज बैग टॉप पोजीशन एट नेशनल लेवल फॉर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटिंग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ड्यूरिंग 2020-21। और गाइस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पिछले साल जो है वो कौन आगे आया था, वो दोस्तों आई थी हमारे पास मंडी डिस्ट्रिक्ट। कौन सी आई थी, मंडी डिस्ट्रिक्ट कहां की, हिमाचल प्रदेश की। वो भी आप जो है वो याद रख सकते हो, मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊपर थी 30 डिस्ट्रिक्ट्स में से। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी एलिस्टा अपॉइंटेड विच इंडियन क्रिकेटर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है एलिस्टा, बस आपने इतना ही याद रखना है और इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। और किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया, यहां पर बनाया दोस्तों सुरेश रैना को। किसको बनाया, सुरेश रैना को। और बाकी जो ऑप्शन है दोस्तों वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली शार्दुल ठाकुर को भी बनाया गया। शार्दुल ठाकुर को बनाया गया टाटा पावर का।
शार्दुल ठाकुर को किसका बनाया गया? टाटा पावर का रिसेंटली क्या बनाया गया? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। सौरव गांगुली को शायद आपको पता होगा, मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो कवर किया है कि सौरव गांगुली को जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया वो बनाया गया है एक रियल एस्टेट कंपनी का जिसका नाम है बंगाल पियरलेस। तो याद रखोगे क्या नाम है? बंगाल पियरलेस जो है वो कंपनी का नाम है जिसका उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। एक क्लास प्लस आपको पता होगा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फ्री में एप्लीकेशंस प्रोवाइड करता है, तो उसका भी जो है वो क्या बनाया गया? ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास रॉबिन उथप्पा। इनको रिसेंटली एक केरला का स्टार्टअप था जिसका नाम था एंट्री, तो उसका ब्रांड एम्बेसडर रॉबिन उथप्पा को बनाया गया। तो ये सारे के सारे याद रखने हैं। और एलिस्टा कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर सुरेश रैना को बनाया गया। तो आप यहां पे देख सकते हो एलिस्टा रॉप्स क्रिकेटर सुरेश रैना एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर आते हैं। दो ही क्वेश्चन थे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन में, अभी आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में। और वेरी इंपॉर्टेंट में दोस्तों आपने 700+ लाइक्स प्रोवाइड करने हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है और साथ ही साथ शेयर करना है दोस्तों, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। अपने टेलीग्राम ग्रुप्स में आप शेयर कर सकते हो, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर सकते हो, जिससे जो रीच है हमारी वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकती है। तो उसमें पहला क्वेश्चन कवर करें। नीति आयोग लॉन्च द वेबसाइट विच इज ए नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वेबसाइट? तो नीति आयोग की तरफ से दोस्तों एक वेबसाइट का लॉन्च किया गया है जो कि किसके बारे में बताएगी? जो कि हमारे पास बताएगी न्यूट्रिशियल स्टेटस के बारे में, कि किस तरह की डाइट्स आप जो है वो खा सकते हो, किस तरह के आप जो है वो आगे फ्रूट्स और वेजिटेबल का यूज कर सकते हो, खास करके लोकल लेवल पे जो फ्रूट्स और वेजिटेबल मिलते हैं उसका यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें बताने के लिए एक वेबसाइट का जो है वो लॉन्च किया गया है। तो आप बताएंगे मैं किस वेबसाइट की यहां पे बात कर रहा हूं। बाकी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे पहले आपने याद रखना है इस वेबसाइट का नाम है पोषण ज्ञान। तो नाम से पता लग रहा है ये किसके बारे में बता रही है? पोषण ज्ञान के बारे में बता रही है। और इसमें खास तरह से फोकस किया गया 14 मतलब 14 अलग अलग तरह के चीजों के ऊपर ये क्या करेगी? अपने लोगों को जागरूक करेगी। जैसे कि आप कह सकते हो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से जुड़े होंगे सारी चीजें, जैसे कि आप कह सकते हो कि किस तरह से फीडिंग जो है वो बच्चों को देनी है, अडोलेसेंट हेल्थ जो छोटे बच्चे हैं उनकी हेल्थ जो है वो किस तरह से हो सकती है, डाइट जो है वो क्या होनी चाहिए, अनीमिया से प्रिवेंशन किस तरह से कर सकते हैं। तो इन सबकी कम्युनिकेशन जो है वो इस वेबसाइट के थ्रू आपको मिलेगी। पोषण ज्ञान इसका नाम ही है कि पोषण के बारे में ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? ज्ञान जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो इस चीजों को आपने याद रखना है, पोषण ज्ञान। और दोस्तों ये नीति आयोग की तरफ से लॉन्च की गई है। और इसमें सहायता कौन कर रहा है? इसमें सहायता कर रहे हैं बिल एंड मेलिंडा गेट्स। याद रखना है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है वो इसकी क्या हो रही है यहां पे सहायता कर रहे हैं। आपको पता है ये बिल गेट्स और उनकी वाइफ मेलिंडा गेट्स की एक फाउंडेशन है, सोशल वेलफेयर का ये काम करते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ही पाया जाएगा। तो आपने ये सारी चीजें याद रखनी है। और नीति आयोग के बारे में आपको शायद ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। ये 1 जनवरी 2015 में इसको बनाया गया था। और इसके सीईओ अमिताभ कांत हैं दोस्तों। और इसके जो चेयरमैन हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी होंगे। और डिप्टी चेयरमैन या वाइस प्रेसिडेंट इसके कौन होंगे? डॉक्टर राजीव कुमार। लेकिन दोस्तों बाकी ऑप्शंस भी जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक बाकी ऑप्शंस में अगर आप देखोगे सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन दिखेगी, कौन सी? मनी एप्लीकेशन। मनी एप्लीकेशन दोस्तों किसने लॉन्च की है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च की गई है। और इसका मतलब है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। मतलब ये किसके लिए लगाई गई है? नोट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए लगाई गई है। वो लोग जिनको कम दिखता है, जो विजुअली इंपेयर्ड हैं, उनको कौन सी करेंसी का नोट, मतलब कौन सी डिनोमिनेशन का नोट है, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, तो वो देखने के लिए इस मनी एप्लीकेशन का जो है वो यूज किया गया था। और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट ऐप दोस्तों आपके पास है जीवन। कौन सी? जीवन सेवा। और ये ऐप दोस्तों यूनियन टेरिटरी बेस्ड है। ये दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च की गई थी। ये उनके जो हेल्थ मिनिस्टर थे सत्येंद्र जैन, उन्होंने इसको लॉन्च किया था ताकि जो कोविड-19 के मरीज हैं, कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं, उनको टाइम से जो है वो ट्रांसपोर्ट करके जो है वो हॉस्पिटल्स में लेके जाया जा सके। तो उसके लिए जीवन सेवा एप्लीकेशन का आरंभ जो है वो किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास एप्लीकेशन आती है रोशनी एप्लीकेशन। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको IIT रोपड़ की तरफ से दोस्तों लॉन्च किया गया था। और ये भी मनी का ही काम करती है, मतलब ये भी नोट आइडेंटिफिकेशन का काम करती है। ये करेंसी नोट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक एप्लीकेशन का जो है वो निर्माण किया गया था। तो IIT रोपड़ की तरफ से किया गया था। तो सारी ऑप्शंस याद रखनी है। और इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। और यहां पे आप पोषण ज्ञान का जो एक एम है वो आप यहां पे देख सकते हो। और थीम्स हैं, 14 तरह के थीम्स हैं जिसके ऊपर ये ज्ञान प्रदान करेंगे। और ये नीति आयोग की तरफ से
लॉन्च जो है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बेयर्स ए जर्मन लाइफ साइंस कंपनी साइंड ए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट विद होम टू फोस्टर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस हेल्थ केयर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है कि बेयर नाम से एक कंपनी है जो कि कहां की है, जर्मन लाइफ साइंस कंपनी है, जो कि एक इंडिया की कंपनी के साथ या इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप करती है ताकि इंडिया में हेल्थ केयर के ऊपर और एग्रीकल्चर सेक्टर में मैक्सिमम टू मैक्सिमम नई टेक्नोलॉजी इनोवेशन आ सके और नए लोग जो है वो इसमें खड़े हो सके, नए लोग जो है वो इसमें क्या कर सकें, बिजनेस कर सकें। तो यार यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं अटल इनोवेशन मिशन की। तो याद रखना है अटल इनोवेशन मिशन जो है वो नीति आयोग ने ही स्टार्ट किया था ताकि इनोवेशन को हम क्या कर सके, और भी आगे बढ़ा सके, इनोवेशन को हम और इंप्रूव कर सके। खास करके जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उसमें हम अटल टिंकरिंग लैब्स, याद रखना है हमने काफी बार इसको कवर किया है, अटल टिंकरिंग लैब्स जो है वो बनाई हैं जिसमें लोगों को रोबोटिक्स के, मतलब बच्चों को रोबोटिक्स के बारे में, जिनमें हम जो है वो बच्चों को अलग अलग तरह के डिजाइन सोचने के बारे में, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में जो है वो बता सकते हैं। अब होगा क्या इसमें कि जो अटल टिंकरिंग लैब्स हैं अटल इनोवेशन मिशन की, तो उसमें बेयर क्या होगा, जो बेयर कंपनी है वो नई अपॉर्चुनिटीज को क्या करेगी, एक्सप्लोर करेगी। जो अटल टिंकरिंग लैब्स है उसमें स्टूडेंट्स को नई प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स बताएंगे, उनको नई लर्निंग स्किल्स के बारे में सिखाया जाएगा। मतलब जितनी भी ऑलरेडी अटल इनोवेशन मिशन के प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें बेयर ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। तो नए सोल्यूशन ढूंढे जाएंगे एग्रीकल्चर और हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम नई चीजें यहां पे आ सके। और स्टार्टअप्स को यहां पे क्या किया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा, क्योंकि नए एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही है तो वो तो यार स्टार्टअप्स ही लेके आ सकते हैं, नई इनोवेशन जो है वो यंग लोग लेके आ सकते हैं। तो इन्हीं चीजों को आगे बढ़ाने के लिए किया गया। तो ये सारी चीजें याद रखनी है आपने, और इसमें कुछ याद करने वाला नहीं। लेकिन एक चीज आपको और बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट में कवर किया हुआ है कि अटल इनोवेशन मिशन के रिसेंटली मिशन डायरेक्टर जो हैं वो चेंज हुए हैं। इससे पहले थे आर रामनन, मतलब रामनाथन आप कह सकते हो, लेकिन यार वो रिटायर हो चुके हैं। तो याद रखना है डॉक्टर चिंतन वैष्णव जो है वो अब क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। मतलब नए जो मिशन डायरेक्टर लगाए गए हैं अटल इनोवेशन मिशन के, वो डॉक्टर चिंतन वैष्णव लगाए गए हैं। याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बेयर ग्लोबल के बारे में आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो आप यहां पे देख सकते हो नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन और बेयर ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर सेक्टर में नए इनोवेशन के लिए जो है वो दोनों ने टाई अप किया है। सिंपल क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। What is the name of a new mission which was launched by Dr. Harshvardhan to raise awareness of importance of nutritionally balanced diet? Recently हम करके हटे हैं दोस्तों क्वेश्चन कि नीति आयोग ने जो है वो एक पोषण ज्ञान नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की है। वो भी किसके लिए लॉन्च की है, वो भी दोस्तों न्यूट्रिशियस डाइट को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों में खास करके लैक्टेटिंग मदर्स में या किसी अलग अलग तरह की हेल्थ डाइट्स को इंप्रूव करने के लिए। अभी यहाँ पे एक नया मिशन लॉन्च किया गया है जिसमें न्यूट्रिशनसली बैलेंस्ड डाइट के बारे में बताया जाएगा। और दोस्तों इसका नाम क्या है, आहार क्रांति। तो याद रखना है ये किसने लॉन्च किया, ये डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने लॉन्च किया, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ क्या है, हेल्थ हैं। क्या मुझे आप बता सकते हो कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? डॉक्टर हर्षवर्धन जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है चांदनी चौक। तो याद रखोगे चांदनी चौक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। तो इसमें लोगों को बताया जाएगा कि यार अगर अच्छा खाओगे तो अच्छा सोच पाओगे। इसका मतलब थीम भी यहीं रखा गया है, उत्तम आहार, उत्तम आहार, उत्तम विचार, उत्तम विचार। तो अच्छा खाओगे तो अच्छा सोच पाओगे। अगर अच्छी कंजम्पशन होगी खाने की, ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा सकते हो अच्छी, तो इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, अच्छा सोच भी सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है दोस्तों ओनली इंडिया की नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे है, क्योंकि देखा गया है कि डिजीजेज मतलब बीमारियां जो है वो बढ़ चुकी हैं, हंगर जो है वो बढ़ चुका है, काफी लोग भूख के कारण जो है वो अपना दम जो है वो तोड़ रहे हैं, जिसके कारण इस प्रॉब्लम को जो है वो टैकल करना बहुत जरूरी है। तो पहले जो है वो इससे जो टीचर्स जो है वो मैसेज देंगे बच्चों को, बच्चे जो है वो फैमिलीज को बताएंगे, फैमिली जो है सोसाइटी में फैलाएगी इस मैसेज को और बड़े लेवल पे पहुंचेगा। तो मेरा भी यही मानना है कि आप जो है वो अच्छी डाइट को जो है वो कंज्यूम करें, इससे आपकी सोच में जरूर परिवर्तन आएगा और आप देख सकते हो कि आपके शरीर का विकास जो है वो होना स्टार्ट होगा और आपके दिमाग की वृद्धि होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो मैं अपना लक्ष्य जो है पूरा कर रहा हूं आपको बताने का, आपने अपनी फैमिलीज को बताना है, अपनी फैमिली जो है वो आपकी सोसाइटी को लेके जाएगी। तो इस चीज को आपने जरूर याद रखना है। और इवन यूनाइटेड नेशन ने दोस्तों 2021 जो 2021 का साल है उसको
कहा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो इसलिए फोकस भी यही किया जा रहा है आहार क्रांति के अंदर कि जो आपके लोकल लेवल पे अवेलेबल आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उसको आप क्या करें, कंज्यूम करें। और वैसे भी आपको पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 है ये, जिसमें हमने लोगों की वेलबींग के बारे में चिंता करनी है और लोगों की अच्छी लाइफ के बारे में जो है वो हमने बात करनी है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर आपको पता है कि टोटल गोल्स कितने हैं, 17 गोल्स हैं, जिसको हमने 2030 तक क्या करना है, अचीव करना है। लेकिन दोस्तों बाकी जो एप्लीकेशंस हैं या बाकी जो पोर्टल्स हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आपने याद रखना है, जैसे कि आप पहला यहां पे देख रहे हो, पहला पोर्टल कौन सा है, आयुष संजीवनी। तो पहले मैं इसको रब कर देता हूं। तो आयुष संजीवनी जो आप यहां पे पोर्टल देख रहे हो, ये हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से लॉन्च किया गया था, हर्षवर्धन जी की तरफ से लॉन्च किया गया था, लेकिन साथ में आयुष मिनिस्ट्री के सहयोग के साथ। आयुष मिनिस्ट्री का मतलब है आयुर्वेदा, योगा एंड न्यूरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी। ये इसलिए किया गया था ताकि जो पॉपुलेशन है हमारी उनको आयुष के बारे में पता लगे, किस तरह से आयुष का यूज करना है और किस तरह से कोविड-19 की प्रिवेंशन के लिए इसका यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों हरित पथ। ये मतलब अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे आप नाम से ही जान सकते हो कि किसके बारे में होगा। पथ का मतलब क्या है, यहां पे रोड्स का मतलब है, तो इसका मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स, हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट की तरफ से इसको किया गया। क्यों किया गया, ताकि ये देखा जा सके कि जो ट्रैक्स हैं उसके आसपास जो हैं वो पेड़ लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं, और उसको नहीं लगे हुए तो लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट आई रखवाली दोस्तों पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया था। क्या इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, कि हमने स्टेट के अंदर जो है वो ग्रीनरी को प्रोटेक्ट करना है और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। अगर आपको लगता है कुछ गलत हो रहा है तो इस एप्लीकेशन के ऊपर जाके जो है वो आप रिपोर्ट कर सकते हो। तो आपने तीनों की तीनों एप्लीकेशन याद करनी है। मैं हर बार रिवाइज करवाता रहता हूं, इवन एक बार नहीं मैं बहुत बार रिवाइज करवाता हूं, ताकि आपको याद हो जाए, आपको याद करने की जरूरत ना पड़े। यही मेरा इनिशिएटिव है। तो यहां पे आप देख सकते हो यूनियन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने आहार क्रांति नाम से इसको लॉन्च किया। उत्तम आहार उत्तम विचार, याद रखना है इसको। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, ए बुक टाइटल इंडियाज पावर एलीट, क्लास, कास्ट एंड ए कल्चर रेवोल्यूशन, ऑथर्ड बाय होम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, और मैं अगर इनकी एक बुक आपको बताऊंगा तो आप फटाफट नाम को जो है वो गेस कर सकते हो। इन्होंने एक बुक लिखी थी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मतलब मनमोहन सिंह जी के बारे में ये बुक लिखी थी। तो आपने बताना है कि ये बुक जो है वो किसने लिखी है। मेरे ख्याल से अब तो बहुत सिंपल हो गया। ये बुक जो है वो दोस्तों किसने लिखी है, संजय बारू ने लिखी है। तो याद रखना है, संजय बारू वही हैं जिन्होंने एक बुक लिखी थी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह। किस तरह से मनमोहन सिंह जो है प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि ये जो नाम है संजय बारू आप पढ़ रहे हो, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रह चुके हैं, मीडिया एडवाइजर रह चुके हैं, चीफ स्पोक्समैन रह चुके हैं 2004 से लेके 8 के बीच में, जब मनमोहन सिंह क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे। तो मतलब अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और ये फिकी जो हमारी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसके फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके हैं। तो इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रहे हैं, अलग अलग ऑफिस में रहे, जिसके कारण उनको पता था काफी चीजें। तो उन्होंने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के बारे में लिखा। अब इन्होंने जो लिखा है वो लिखा है इंडियाज पावर एलीट, क्लास, कास्ट एंड ए कल्चरल रेवोल्यूशन। ये दोस्तों किसके लिए लिखा है, ये बीजेपी के लिए लिखा है। इन्होंने लिखा है कि 2014 के इलेक्शंस के बाद, जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उसके बाद जो है वो क्या क्या चेंजेस जो है वो सोशल और कल्चर लेवल पे आने लगी हैं, और खास करके उन स्टेट्स के अंदर जहां पे बीजेपी का नामो निशान नहीं था, खास करके नरेंद्र मोदी जी के कारण वो नामो निशान वहां पे बनने लगा, और किस तरह से उन स्टेट्स में जो है वो उन्होंने अपनी विजय हासिल की, उसके बारे में जो है वो यहां पे बताया गया है। तो आपने याद रखना है नाम किसका, संजय बारू जी का। लेकिन दोस्तों बाकी बुक्स जो यहाँ पे आप देख रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है, मतलब ऑथर्स के नाम इंपॉर्टेंट है। जैसे इवान ओसनोस देख रहे हो, इवान ओसनोस ने रिसेंटली जॉ बाइडन के बारे में लिखा है, जो रिसेंटली अमेरिका के प्रेसिडेंट जो है वो चुने गए हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हो यहाँ पे नाम अनंत विजय का। इन्होंने बुक लिखी थी डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ये स्मृति ईरानी के बारे में लिखा गया था, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी को हराया था, जो कि एक डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, गांधी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और डेमोक्रेसी मतलब वो किसी भी फैमिली से बिलोंग नहीं करती स्मृति ईरानी, तो उन्होंने डेमोक्रेसी उसको नाम दे दिया। तो डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी मतलब द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द स्मृति ईरानी। नेक्स्ट है दोस्तों प्रकाश जावड़ेकर। इन्होंने एक बुक लिखी थी प्रकाश जावड़ेकर ने, उस बुक का जो नाम था प्रकाश जावड़ेकर का द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया। द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो नाम जरूर याद रखेंगे, नाम क्या है, द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया इन नेशंस प्राइड। ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो वो भी याद रख सकते हो। तो यार संजय बारू जी की बुक दो याद रखोगे, इंडिया पावर्स एलीट एंड द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ पे देख सकते हो स्पेशली इस थंबनेल के अंदर, फ्रॉम द ऑथर ऑफ एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू, तो उन्होंने लिखा है इंडियाज पावर एलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च टीका उत्सव वैक्सीनेशन फेस्टिवल टू कम्बैट कोविड-19 व्हेन इट वाज सेलिब्रेटेड। तो यार सिंपल क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है, याद रखना है, सिर्फ कुछ नहीं करना, और मैं आपको बता दूंगा किस तरह से याद रखना है। लेकिन टीका उत्सव का मतलब है कि कोविड-19 फैला हुआ है, तो यार ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन कराएं, मास वैक्सीनेशन हो सके, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग जो है वो वैक्सीनेट हो सके, तो उसके लिए इस टीका उत्सव को स्टार्ट किया गया। इसको स्टार्ट किया गया दोस्तों 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल को इसलिए क्योंकि उस दिन ज्योतिबा फूले, जो कि एक बहुत ही फेमस सोशल रिफॉर्मर हैं, ज्योतिबा फूले जी का जन्म दिवस आता है। और ज्योतिबा फूले, मैं एक नाम से जो है वो आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने एक सोशल सोसाइटी बनाई थी जिसका नाम था सत्यशोधक समाज। याद रखना है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज दोस्तों वो समाज था जिन्होंने लोअर कास्ट को अपलिफ्ट करने के बारे में बात कही, तो उनकी जन्म दिवस आता है। और ज्योतिबा फूले ने एक बुक भी लिखी थी दोस्तों, याद रखना है, एनसीईआरटी ने भी लिखा हुआ है, गुलामगिरी। गुलामगिरी बुक जो है वो किसने लिखी थी? ज्योतिबा फूले ने। तो 11 अप्रैल को ये टीका उत्सव स्टार्ट किया गया। 14 अप्रैल को दोस्तों इसको खत्म कर दिया गया। क्यों? 14 अप्रैल को जन्म दिवस होता है किसका? बी आर अंबेडकर जी का। बी आर अंबेडकर जी का, जो कि अपने आप में बहुत पर्सनैलिटी है, जितना इनके बारे में बताऊंगा कम है, लेकिन फादर ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इनको कहा जाता है, और पहले लॉ मिनिस्टर इंडिया के रह चुके हैं। तो इन चीजों को जो है वो आप याद कर सकते हो। और यहां पे आप देख सकते हो, तो आंसर हमारा क्या होगा? 11 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल। तो सिंपली याद रखना है, वैक्सीनेशन फेस्टिवल जो है वो कब से लेके कब तक और क्यों बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईआरडीआई हैज एक्सटेंडेड द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स रेगुलेशन फॉर हाउ मच टाइम पीरियड। तो यार इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या है? इसको आईआरडीआई ने 2019 में लॉन्च किया गया था। इसका मतलब था कि जो नए स्टार्टअप्स हैं वो रेदर देन मार्केट में जाएं पहले, तो इस रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में है, जिसमें आपको वही एनवायरनमेंट मिलेगा जो मार्केट का एनवायरनमेंट है, वही रेगुलेटर्स आपको मिलेंगे जो आपको जो है वो रिस्ट्रिक्ट करेंगे काफी चीजों को करने के लिए। तो उसमें आप अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करके देख सकते हो कि किस तरह से वो प्रोडक्ट चल रहा है। लेकिन इसकी वैलिडिटी दोस्तों थी जो वो 2021 तक की थी, वो खत्म होने वाला था। तो इसकी वैलिडिटी जो है वो 2 साल और बढ़ा दी गई है। 2 साल और बढ़ाने का मतलब है अब ये कब तक चलेगा? 2023 तक चलेगा। मतलब आंसर क्या होगा इसका? 2 ईयर्स होगा। तो याद रखना है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्होंने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की जो रेगुलेशंस है वो 2 साल और बढ़ा दिया, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टार्टअप्स को हम क्या कर सकें? आगे बढ़ा सकें। और इसमें याद क्या रखना है आपने? आईआरडीआई के बारे में याद रखना है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और मतलब इसके बारे में अगर मैं बताऊंगा तो आप लिख सकते हो। चलो मैं आपको बता देता हूं कि 1999 में इसका गठन किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो हैदराबाद में है, और इसके चेयरमैन कौन है? सुभाष चंद्र खुंतिया। सुभाष चंद्र खुंतिया। तो इसके बारे में याद रखना है। एक चीज आपने और याद रखना है कि ऐसे नहीं कि कोई भी स्टार्टअप जो है वो वहां पे आके जो है वो टेस्ट कर सकता है। तो स्टार्टअप्स के लिए कुछ एलिजिबिलिटीज हैं, ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं जो इंटरव्यू देने जाएंगे, या फिर जो अपने स्टेट पीएससी का एग्जाम दोगे, या फिर आप दोगे अपने यूपीएससी का एग्जाम। तो वहां पर यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ईपीएफओ में यह क्वेश्चन आ सकता है कि यार वो एप्लीकेंट्स जो हैं उनकी नेटवर्थ जो है वो 10 लाख से ज्यादा होनी चाहिए पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जब आप रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में अप्लाई करोगे कि मैं यहां पे अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करके देखना चाहता हूं। और वो आपको कितना टेस्टिंग का टाइम पीरियड देंगे कि यार ठीक है, आपको परमिशन देते हैं, आप टेस्ट कर सकते हो इस रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के अंदर, तो 6 महीने का आपको टाइम देंगे। हाँ, अगर आपको लगता है कि 6 महीने में आपकी टेस्टिंग पूरी नहीं हुई, तो अगर रिक्वायरमेंट है तो 6 महीने आपका टाइम पीरियड और एक्सटेंड कर देंगे। अगर एक्सटेंड कर दिया मतलब टोटल आपको टेस्ट करने का मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना मिल सकता है? 12 महीने का मिल सकता है। तो ये चीजें याद रखने की, एलिजिबिलिटी क्या है, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स होता क्या है, और आईआरडीए ने इसको लॉन्च किया गया था 2019 में। टाइम पीरियड कब तक का था? 2021 तक का था, लेकिन अब इसको 4 साल कर दिया गया। अदरवाइज 25 जुलाई को यह खत्म होने वाला था, लेकिन अब इसको 2 साल और एक्सटेंड कर दिया गया है। आईआरडीए के बारे में सारी चीजें देख चुके हैं, सारी चीजें कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बैंक कॉर्पोरेशन, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बैंक ने, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन मेड ए डील विद विच बैंक टू अवेल ए लोन ऑफ अराउंड 600 करोड़ फॉर द डेवलपमेंट वर्क ऑफ द कॉपरेटिव्स अक्रॉस इंडिया। तो कॉपरेटिव्स के लिए एनसीडी से, एनसीडीसी का मतलब यहां पे है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने जो है वो एक बैंक के साथ, एक जर्मन इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ जो है वो टाई अप किया है, और उस जर्मन इन्वेस्टमेंट बैंक का नाम बताना है जिससे वो कॉपरेटिव्स की जो है वो डेवलपमेंट कर सकते हैं। लोकल लेवल पे फार्मर्स की डेवलपमेंट होगी, इससे जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी डेवलपमेंट होगी, और नबार्ड जो है वो इसमें क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट इसमें क्या करेगा? हेल्प करेगा। और गाइस ये बैंक जो है वो हमारे पास कौन सा है? डॉचे
बैंक। तो याद रखना है ये कौन सा बैंक है, जर्मन बैंक है जिन्होंने टाई अप जो है वो यहां पे किया है। और इसने कितना लोन जो है वो मिलेगा, 600 करोड़ रुपीस जो है बैंक की तरफ से दिए जाएंगे नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को, ताकि वो कॉपरेटिव्स की सहायता कर सकें, जो कि आगे एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। एग्रीकल्चर को लोन मिलेगा, फार्मर्स को लोन मिलेगा, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को लोन मिलेगा, जिससे वो अपने एग्री बिजनेस को जो है वो और आगे बढ़ा सकते हैं। इवन अगले साल का ये टारगेट भी है कि 10,000 नए फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन लगाए जाएंगे, जो कि फार्मर्स को और ज्यादा संगठित करेंगे। और नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में दोस्तों याद रखना है, इसकी गणना जो है वो 1963 में जो है वो इसका गठन किया गया था। मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप कुमार नायक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लें, संदीप कुमार नायक हैं और हेड ऑफिस न्यू दिल्ली है। मतलब आप अफेयर्स क्लाउड के स्टूडेंट हो और एग्जाम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई भी चीज ना सुनी हो। ये मेरा जो है वो टारगेट रहता है कि कम से कम याद चाहे मत रखो जो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कम से कम आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। कोई आपसे बात करेगा तो आपको कम से कम उस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि हाँ यार ये हुआ था, तो ऐसे करके आपको बताना चाहिए। तो डॉचे बैंक जो है वो जर्मनी बैंक है। तो आप यहां पे देख सकते हो एनसीडीसी सिक्योर 600 करोड़ लोन फ्रॉम द डॉचे बैंक ऑफ द एजी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, विच बैंक लॉन्च्ड ₹10,000 करोड़ स्पेशल रीफाइनेंस फैसिलिटी 2021 स्कीम फॉर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एंड प्राइमिंग लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस। तो ये क्वेश्चन मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा, जो बच्चे बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये क्वेश्चन है। याद रखना है आपने कि ये 10,000 करोड़ रुपए का स्पेशल रीफाइनेंस फैसिलिटी, मतलब 10,000 करोड़ स्पेशल दिया गया है किसको, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को और प्राइमिंग लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को, ताकि यार ये आगे जो है वो ये लोन को दे सकें, क्योंकि कोविड के कारण बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेस में चल रही हैं, इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे पा रहे हैं काफी लोग, तो जिसके कारण जो है ये अपनी जब पैसा देंगे तो इंस्टॉलमेंट्स जो है वो क्या हो सकती हैं, दोबारा से आ सकती हैं। और ये पैसा जो है वो इनको आरबीआई ने दिया था, मतलब जो ये 10,000 करोड़ रुपया है ये नेशनल हाउसिंग बैंक को जो है वो दोस्तों किसने प्रोवाइड किया था, आरबीआई की तरफ से प्रोवाइड किया गया था। और आरबीआई ने यही कह के इसको दिया था कि यार हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को ये क्या करना है, आगे लैंड करना है, ताकि जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस चल रहा है फाइनेंस खास करके हाउसिंग सेक्टर के अंदर, वो यहां पे जो है दोबारा से रीफाइनेंस हो सके और कोविड-19 जो है वो उससे हम जो है वो उबर सकें, खास करके इस डिस्ट्रेस के टाइम पीरियड पे। और नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में याद रखना है, ये 1988 में इसका गठन किया गया था और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं शारदा कुमार होता, शारदा कुमार होता, लेकिन आप ओनली शारदा कुमार भी देख लेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आवास बैंक या नेशनल हाउसिंग बैंक जो है वो 10,000 करोड़ रुपए दे रहा है किसको, हाउसिंग कंपनीज को और प्राइमिंग लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस को। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, हु ऑथर्ड ए न्यू बुक मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। तो नाम से पता लग रहा है ये किसके बारे में बुक दोस्तों, ये बुक है मनोहर पारिकर जी के बारे में, जो कि किस स्टेट के जो हैं वो हमारे चीफ मिनिस्टर रहे हैं। मनोहर पारिकर जी दोस्तों हमारे पास चीफ मिनिस्टर रहे हैं गोवा के, और वो एक बार नहीं रहे, वो कितनी बार रहे हैं, 4 बार जो है वो गोवा के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। और वो पहले आईआईटीएन हैं, याद रखेंगे, पहले आईआईटीएन हैं जो कि चीफ मिनिस्टर बने थे, तो ये भी याद रखेंगे। और डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो इतनी यूनिक पर्सनैलिटी जो है वो आजकल इंडिया में नहीं है, क्योंकि उनका देहांत हो चुका है। और सोशल वर्कर रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, आईआईटी से पास आउट है। और ये बुक जो है वो दोस्तों किसने लिखी है, ये नितिन अनंत ने लिखी है मनोहर पारिकर जी के बारे में, कि उनकी लाइफ बहुत ज्यादा सिंपल थी लेकिन माइंड जो है वो उनका ब्रिलियंट था, तो याद रख सकते हो। और नितिन अनंत जो गोखले, इनका पूरा नाम है नितिन अनंत गोखले, इनके ये स्पेशलाइज हैं अपनी वेबसाइट्स बनाने के, उसमें 12shakti.in इन्होंने बनाई है, startnewsglobal.com इन्होंने बनाई है, तो अपनी वेबसाइट्स के लिए ज्यादा चर्चित रहते हैं, तो आपने याद रखना है। और बाकी नाम जो है वो दोस्तों वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप उनको भी रिकॉल कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए। खास करके जो आप पहला नाम यहां पे देख रहे हो वो नाम है हमारे पास एएस पनीर सेल्वन, और इनकी बुक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने जो बुक लिखी है दोस्तों वो किसके ऊपर लिखी है, इन्होंने लिखी है करुणानिधि द लाइफ, उनके ऊपर ये बुक जो है वो लिखी हुई है। नेक्स्ट है दोस्तों शोभा थरूर श्रीनिवासन, इन्होंने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी, इन्होंने लिखी थी प्रिंस विद ए पेंट ब्रश, मतलब इन्होंने ये बुक लिखी थी राजा रवि वर्मा के ऊपर, किसके ऊपर, राजा रवि वर्मा के ऊपर। और नेक्स्ट है हमारे पास समीर सोनी, ये एक एक्टर हैं और इन्होंने बुक लिखी थी माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस, तो ये मैंने चुप रह के जो है वो क्या क्या सीखा। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है, लेकिन इसमें मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, नितिन अनंत गोखले ने इस बुक को लिखा है, और आप यहाँ पे देख सकते हो मनोहर पारिकर जी का चेहरा और उनके ऊपर ये बुक लिखी गई।
नेक्स्ट आते हैं दोस्तों क्वेश्चन अगला, रिसेंटली पद्म श्री जोगेश प्रवीण प्रसाद पास्ट अवे, उन वो किस फील्ड से जो है वो बिलोंग करते थे, मतलब उनका जो अनुभव था वो किस फील्ड में था। तो बताएंगे दोस्तों किसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि वो बहुत ही प्रख्यात नॉलेज रखते थे लखनऊ के बारे में, लखनऊ की हिस्ट्री के बारे में। इवन उनको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अवध एंड लखनऊ भी कहा जाता था, इतने ज़्यादा फेमस थे, इसलिए वो किससे संबंध रखते थे, हिस्टोरियन थे। इवन वो लिरिसिस्ट भी थे, उन्होंने मतलब आप कह सकते हो कि काफ़ी बुक्स लिखी हैं, लाइक शतरंज उन्होंने बुक लिखी है, उन्होंने उमराव जान बुक लिखी है जिसके ऊपर जो है वो बाद में क्या बनी है, मूवीज बनी है। लाइक शतरंज के खिलाड़ी उन्होंने लिखी, उमराव जान लिखी, उसके ऊपर बाद में मूवी बनी। इवन एक मूवी थी जनून, जनून मूवी के जो लिरिक्स हैं वो इन्होंने ही लिखे हैं दोस्तों। तो मतलब बहुत ही प्रख्यात नाम है और इनको पद्मश्री मिल चुका है कौन से ईयर में, 2020 के अंदर इनको पद्मश्री मिल चुका है, इनकी कंट्रीब्यूशन लिटरेचर और एजुकेशन के अंदर। और भी बहुत से नाम जो हैं, इनाम जो हैं वो इनको मिल चुके हैं, लेकिन इनको एक नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है अपनी बुक के लिए, जो बुक बहुत ही फेमस है लखनऊ नामा के लिए, जिसमें लखनऊ के बारे में लिखा हुआ। आपने अकबरनामा सुना होगा, बाबरनामा सुना होगा, लेकिन यहाँ पे बात करें लखनऊ नामा, किसने लिखी है, जोगेश प्रवीण जी ने। तो इनका देहांत हो गया। ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, नाम से पता लग रहा है उत्तर प्रदेश से। तो आप उनका चेहरा यहाँ पे देख सकते हो, योगेश प्रवीण जी, उनका देहांत यहाँ पे हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और है हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन चैनल को लाइक करना है, 700+ लाइक्स, सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करना है। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री डिफेंस मिनिस्टर एक्सप्लोर्ड ऑन डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन। और डिफेंस के अंदर मजबूती के लिए हम जो है वो कंट्री के साथ टाई अप कर रहे हैं, और वो कंट्री का नाम दोस्तों क्या है, कजाकिस्तान। तो सिंपली याद रखना है, कजाकिस्तान वो कंट्री है। और रिसेंटली भारती एयरटेल की जो आप कह सकते हो कि वन वेब कंपनी है, वो कजाकिस्तान में जो है वो कनेक्टिविटी भी जो है वो क्या कर रही है, इंप्रूव कर रही है। तो सिंपली याद रखेंगे, और इसमें कुछ याद करने वाला है नहीं। सिंगापुर आपने याद रखना है, सिंगापुर जो है वो होस्ट कर रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 2021 का एडिशन। और इटली जो है वो दोस्तों G20 की मेजबानी कर रहा है 2021 की, क्योंकि G20 की 2020 की सऊदी अरबिया कर रहा था। स्कॉटलैंड दोस्तों याद रखना है, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो है वो होस्ट कर रहा है, COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26, स्कॉटलैंड मतलब ग्लासगो होस्ट कर रहा है, यूनाइटेड किंगडम इसको होस्ट कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, हु लॉन्च्ड नेशनल नर्सरी पोर्टल। तो नेशनल नर्सरी पोर्टल का मतलब है कि जो नर्सरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और साथ में जो बायर्स हैं वो दोनों इस पोर्टल के ऊपर कनेक्ट हो सकते हैं। तो कौन इसका उद्घाटन कर सकता है, नरेंद्र तोमर जो है वो इसका उद्घाटन करेंगे, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर के, और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, मोरेना मध्य प्रदेश। याद रखना है दोस्तों, नेशनल नर्सरी पोर्टल जो है नरेंद्र सिंह तोमर जी ने उद्घाटन किया। तो सिंपल क्वेश्चन थे ये दोनों। तो हम अब बढ़ते हैं वन लाइनर पॉइंट्स के ऊपर, जिसमें पहला है नेशनल फायर सर्विस डे, जो कि कब मनाया गया, 14 अप्रैल 2021 को। तो यहां पे दोस्तों है फायर सर्विस डे। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन नहीं कहूंगा, लेकिन इसको इस दिन क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 14 अप्रैल 1944 को 71 मतलब 71 फायर सर्विस पर्सोनल्स की डेथ हो गई थी एक फायर एक्सीडेंट के अंदर बॉम्बे पोर्ट पे, जिसके कारण इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 14 अप्रैल को एज ए नेशनल फायर सर्विस डे। और इसका थीम दोस्तों रखा गया है, मेंटेनेंस ऑफ फायर सेफ्टी इक्विपमेंट इज द की टू मिटिगेट फायर हजार्ड। मतलब जो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट है यार वो रोज तो यूज नहीं होते, तो उनकी मेंटेनेंस करनी बहुत जरूरी है, ताकि हम कभी भी अगर ऐसा हजार्ड आ जाता है तो उससे हम उबर सके। तो इस चीज को आप याद रखोगे। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल डे फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन 2021 12 अप्रैल। तो यार नाम से पता लग रहा है फिर से, ये स्ट्रीट चिल्ड्रन को प्रोत्साहित आप कह सकते हो कि उनके भी राइट्स हैं, उनको भी रिस्पेक्ट हमें करना है, उनकी भी नीड्स हैं, उनकी भी केयर करनी है, उसके बारे में क्या देता है, प्रोत्साहन प्रोवाइड करता है। तो 12 अप्रैल को इसको ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आता है 37 सयाचिन डे 13 अप्रैल 2021। तो ये दिन भी जो है मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट दिन में आपने लिख लेना है। ये दोनों दिन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, पूछने के चांसेस कम है, लेकिन सयाचिन डे आपको पूछ सकते हैं। ये 13 अप्रैल 2021 को 37 सयाचिन डे जो है वो मनाया गया। और ये सयाचिन ग्लेशियर जो है वो नदर्न फ्रंटियर है दोस्तों, जो लद्दाख वाली साइड से जो वो टच करता है, और वन ऑफ द हाईएस्ट बैटल फील्ड है दोस्तों, ये याद रखना है। और 13 अप्रैल याद रखना है, क्यों हम 13 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। 13 अप्रैल 1984 को जो इंडियन आर्मी के हमारे
हमारे ट्रूप्स हैं उन्होंने नेशनल फ्लैग को वहां पे लहराया था और वहां पे ऑपरेशन मेघदूत जो है वो क्या किया था, लॉन्च किया था, मेघदूत को लॉन्च किया था। तो तभी से जो है वो 1984 से हम इस डे को मना रहे हैं, इसलिए 37 डे हमने इसको बनाया। नेक्स्ट, चेस प्लेयर, मतलब चेस से न्यूज से रिलेटेड है, नाम है प्राग गनंदा विंस पोलगर चैलेंज। तो सिर्फ इतना ही याद रखना है, इसमें और कुछ नहीं है कि पोलगर चैलेंज जो है वो किसने जीता, प्राग ननंदा ने जीता, और वो कौन सी गेम से एसोसिएटेड है, वो है चेस से। नेक्स्ट, सीडेक लॉन्च 3 न्यू इनिशिएटिव्स ऑन ओकेजन फॉर द 34th फाउंडेशन डे। तो यहां पे दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सीडेक, मतलब आपके लिए 3 इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसका इतना ज्यादा महत्व नहीं है हमारे क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइक साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर बनाया उन्होंने, पैरेलल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट बनाया, ऑटोमेटिक पैरेललाइजिंग कंपाइलर बनाया, तो ये सारी चीजें उन्होंने बनाई। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, सीडेक ऑर्गेनाइजेशन, जिसका गठन 1988 में किया गया था। और सीडेक जो है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इंडिया का फर्स्ट गीगा स्केल सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था, जिसका नाम क्या था, परम 8000। क्या नाम था, परम 8000। 1991 में दोस्तों इसका निर्माण किया गया था। और सीडेक का जो हेडक्वार्टर है वो पूना महाराष्ट्र में है, और इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो है डॉक्टर हेमंत दरबारी। नेक्स्ट, हर्षवर्धन जी अनाउंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई लेवल स्टीयरिंग कमेटी फॉर इको हेल्थ इनिशिएटिव्स इन इंडिया। को खास इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन आपके लिए कि उन्होंने जो कमेटी बनाई थी उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनाउंस किया है। तो इसमें याद रखने वाली एक तो सयाचिन डे याद रखना है, एक चेस के प्लेयर का नाम, एक सीडेक के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे, और 14 अप्रैल 2021 का क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फेमा। तो मैं आपको बताया था, मैंने आपको हिंट भी दिया था कि सबसे पहले फेरा बनाया गया था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 के अंदर, और इसमें क्या था, सरकार रेगुलेट बहुत ज्यादा करती थी, रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा लगाती थी फॉरेन एक्सचेंज के मामले में। लेकिन 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी दोस्तों हमारे पास आ गई, जिसमें लिबरलाइजेशन आ गई। उसके बाद सरकार ने कहा कि रेगुलेट नहीं किया करेंगे, क्या कर लिया करेंगे, मैनेज कर लिया करेंगे। तो इसका नाम क्या पड़ गया, फेमा, और 1999 में इसको बनाया गया। तो आंसर क्या होगा इसका, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे दोस्तों हमारे पास क्या है, इन विच ईयर पेपर करेंसी एक्ट वाज इनेक्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि उस टाइम पे अलग अलग बैंक अलग अलग करेंसी इशू करते थे, तो सारी करेंसीज को रेगुलेट करने के लिए जो है एक पेपर करेंसी एक्ट जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया था। आपने बताना है कि कौन से ईयर में ये स्टार्ट हुआ। तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस की जो कि बैंकिंग से रिलेटेड होंगे। हमने पिछले लेक्चर में इसकी शुरुआत कर दी थी, लेकिन मेन शुरुआत जो है वो आज से हो रही है, क्योंकि फेरा और फेमा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन भी है। तो इकोनॉमिक्स और बैंकिंग को हम बेसिकली स्टार्ट जो है वो कर चुके हैं। तो ये सीजीएल जो है वो इसको काट देंगे हम, और अब से जो है वो ये क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए, और साथ में 700+ लाइक्स मुझे चाहिए। सब्सक्राइब कर देना दोस्तों चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दें यार, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने वीडियो को शेयर करना है। 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक हम पहुंचने वाले हैं। और यार हमारी एप्लीकेशन को आपने रेट जरूर करना है, और प्रेस कर दें बेल बटन को, ताकि आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। यह फेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। अगर आप इसी तरह से पीडीएफ से पढ़ते रहोगे, इसी तरह से आगे जो है वो बढ़ते रहोगे, तो आपको चीजें मिलती रहेंगी। और गाइस 1 साल और 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। इसके ऊपर आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप इस कोड का यूज करेंगे H10 का, तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट जरूर मिल जाएगा। और गाइस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगा, लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस ना लें, हमेशा खुश रहें। और कोविड जिस तरह से फैल रहा है, घर पे बैठे रहें, आराम से बैठें, और अगर बाहर जाएं तो मास्क लगा के जाएं, और 2 गज की दूरी जो है वो जरूर बना के रखें। और ये आपके लिए भी और हमारे लिए भी बहुत ही ज्यादा जो है वो सुरक्षित जो है वो हमें लगेगा, और आपकी फैमिली भी जो है वो इससे प्रभावित नहीं होगी। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि यार हमेशा सुरक्षित रहें जहां भी रहें। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।